आइए बच्चों, अब देखते हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन 6.5। आंसर द फॉलोइंग। ए, द केसिंग ऑफ ए रॉकेट in flight burns up due to friction. At whose expense is the heat energy required for burning is obtained? The rocket or the atmosphere? यानी कि रॉकेट के बाहर का जो केसिंग होता है वो फ्लाइट के दौरान जलता है, फ्रिक्शन की वजह से जलता है, उस पर एयर फ्रिक्शन लगता है इस वजह से। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है बर्निंग के दौरान, ये किसके व्यय से होती है? रॉकेट के व्यय से होती है या फिर एटमॉस्फेयर के व्यय से होती है? मींस कि इसका भुगतान कौन करता है? समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए, जो बर्निंग होता है वो हीट एनर्जी की वजह से होता है, और जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। और ऑब्वियस ही बात है कि फ्रिक्शन दरअसल रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी में से एनर्जी ड्रेन करता है ना। फ्रिक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि काइनेटिक एनर्जी ड्रेन होगी, कम होगी। तो ये जो कुछ भी बर्निंग पॉसिबल बनता है उसके लिए जो हीट प्रोड्यूस होती है वो रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी के व्यय से होती है। तो हम यहां पे आंसर लिख लेते हैं दैट एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट। रॉकेट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके व्यय से दरअसल यहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी से बर्निंग होता है। अब देखते हैं बी। Comets move around the sun in highly elliptical orbits. The gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the comet's velocity in general, yet the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is zero. Why? देखिए, आपको ऐसे पूछा है कि कॉमेट्स जो है वो सन के आसपास बड़ी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, राइट। इससे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कॉमेट की वेलोसिटी के नॉर्मल नहीं होता। कहीं कहीं जगह पे कॉमेट की वेलोसिटी के नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, फिर भी एक कंप्लीट ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल फोर्स से होने वाला वर्क कॉमेट के ऊपर जीरो होता है। ऐसा क्यों? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे हम यहाँ पे एक फिगर के साथ समझेंगे। देखिए, मैं पहले यहाँ पे ये जो ड्रॉ कर रहा हूं वो है सन, ओके, सन एस, और ये है किसी कॉमेट की सन के आसपास बड़ी इलिप्टिकल ऑर्बिट, इस तरह से बहुत लंबी इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। अब देखिए, यहां पे आप अगर इस जगह पे देखिए तो यहां पे इसकी वेलोसिटी, मैं जरा पहले डायरेक्शन शो कर देता हूं। ये कॉमेट इस तरह से जा रहा है, ऐसे, ठीक है। और मान लीजिए कि कॉमेट यहां पे है, अभी यहां पे कॉमेट है, कॉमेट सी। तो यहां पे आप समझिए कि यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन का लग रहा है वो इस तरफ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो है नहीं, राइट। अगर परपेंडिकुलर होते तो हम ये भी कह देते कि भाई डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वर्क ऑब्वियस सी बात है कि जीरो हो जाता। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, तो भी वर्क क्यों जीरो होता है? इसका रीजन है कि ये जो कॉमेट घूम रहा है वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स में घूम रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स में आप एक ऑर्बिट पूरी करते हो इस तरह से, तो ऐसे में आपने पाथ पूरा किया, आपने पाथ कंप्लीट किया, यानी कि आप जहां से निकले वहां पे वापस आ गए। तो इस हालत में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होगा, यानी कि आप कह सकते हो दैट सो conservation of mechanical energy means E will be constant, right? If E is constant, that means delta E, that is change of mechanical energy, that will be zero. If change of mechanical energy is zero, then no work will be done, because here for completing one orbit the work will be equal to change of mechanical energy, but change of mechanical energy is zero, delta E is zero, so work will be also zero. देखिए, यहां पे
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बदल रहे होंगे, नो डाउट। जैसे कि अगर यहां पे बात करें तो इस जगह पे जब कॉमेट पहुंचेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसकी मिनिमम होगी। और जब कॉमेट यहां पे पहुंचेगा तब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बदलते रहेंगे, लेकिन उनका टोटल सम जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए डेल्टा ई जीरो हो जाता है, तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सी, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट orbiting the earth in very thin atmosphere loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance. However, it is very small. Why then does its speed increases progressively as it comes closer and closer to the earth? यानी कि कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब अपनी ऑर्बिट में घूमता है अर्थ के आसपास, तो बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर में से पास होता है, तो उस वजह से एयर रेजिस्टेंस लगता है और थोड़ी सी एनर्जी वो डिसिपेट करता है। ये एक अपने आप में एक बात है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि जैसे जैसे ये सैटेलाइट अर्थ के क्लोज आता जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड क्यों बढ़ती जाती है। इस बात को पहले ठीक से समझ लो। देखिए, एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी जो टोटल एनर्जी है ना वो कम होती जाती है। इस वजह से उसकी ऑर्बिट छोटी होती जाती है, ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कम होती जाती है। बट जैसे जैसे ऑर्बिट छोटी होने लगती है वैसे वैसे ऑब्वियस सी बात है कि सैटेलाइट अर्थ के क्लोज आना शुरू हो जाता है। तब सैटेलाइट की अपनी ऑर्बिट में जो स्पीड है वो स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? चलिए फिगर के साथ समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आंसर समझते हैं सी। इसके लिए मैं ये फिगर ले लेता हूं। देखिए, यहाँ पे ये मैंने बाहर लिया हुआ है सैटेलाइट एस और ये अंदर जो है वो है अर्थ ई, राइट। अब आप समझ सकते हो कि ये सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में घूम रहा है, राइट। अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी मिलेगा। सो वी कैन राइट दैट मैकेनिकल एनर्जी ई विल बी कांस्टेंट। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? सैटेलाइट की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, राइट। देखिए, यहां पे मैं मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट ले रहा हूं क्योंकि यहां पे मैं एयर रेजिस्टेंस को अभी इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि आपको कहा है कि जो एयर रेजिस्टेंस में लॉस होता है एनर्जी का वो बहुत ही कम होता है। तो थोड़ी देर के लिए हम इस मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट ले रहे हैं, तो K प्लस V भी कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब समझिए, जैसे जैसे इसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएगी, मीन्स के जैसे जैसे ये सैटेलाइट अर्थ के क्लोज आता जाएगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों कम होती है वो आपको लेसन 8 में समझ में आएगा, ग्रेविटेशनल में, राइट। ग्रेविटेशन में आपको समझ में आएगा कि क्यों डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। एनीवेज, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब आप समझिए, इस इक्वेशन को देखिए, यहां पे V जो है वो कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि K बढ़ना चाहिए। K बढ़ेगा तभी जाके ये कांस्टेंट रहेगा ना। अगर V कम हो ही रहा है तो K बढ़ना चाहिए, तभी जाके ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब सीधा सा है कि स्पीड बढ़ेगी। thus स्पीड इंक्रीजेस। आ रही बात समझ में? इसलिए इस सैटेलाइट की स्पीड बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन डी। इन फिगर 6.13(1), यानी कि ये फिगर, द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg ऑन हिज हैंड्स। यहां पे एक बंदा है, वो 15 kg का एक मास लेके चल रहा है। इन फिगर 6.13(2), he walks the same distance pulling the rope behind him. The rope goes
over a pulley and a mass of 15 kg hangs at its other end. In which case is the work done greater? देखिए इस दूसरी फिगर में वही बंदा वही 15 kg का मास एक रस्सी के एंड से बांध के ऐसे पुली पे से पास करके और रस्सी के दूसरे एंड को खींच रहा है, इस तरह से खींच रहा है। तो आपको पूछा है कि ये पहला केस और ये दूसरा केस, इन दोनों में वर्क किसमें ज्यादा होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं इसे। ये हो गया डी। मैं यहां पे दोनों वर्क को W1 और W2 नाम दे देता हूं। देखिए वर्क का इक्वेशन ही हमारे पास एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अब समझिए इस पहले केस में फोर्स कितना लग रहा है। देखिए यहां पे एक ही फोर्स लग रहा है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इसे नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा। तो इसे मैं दे देता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी करके। अच्छा, इस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट ऐसे आगे की ओर हो रहा है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डी। अब आप सोच लीजिए यहां पे और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। देखिए ये बंदा ऑलरेडी मूव कर रहा है, आपको कहा है कि ये मूव कर रहा है, यानी कि यहां पे आइडियल कंडीशन हमें सोचनी है, कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में इसे मूव होने में कोई भी फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। आई रिपीट, हम आइडियल केस सोच रहे हैं, तो यहां पे इसे मूव होने में कोई भी फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से एक ही फोर्स हुआ एफ जी, राइट। तो अब आप समझिए यहां पे इक्वेशन में आगे बढ़ रहा हूं मैं, एफ की जगह पे आ जाएगा एफ जी और डी और कॉस थीटा में 90 आ जाएगा, क्योंकि आप फिगर में देख पा रहे हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। तो cos 90 तो 0 हो जाता है, यानी कि वर्क W1 0 हो गया। इस पहली सिचुएशन में कोई वर्क ही नहीं करना पड़ रहा। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। इसमें वर्क W2 लेते हैं। यहां पे इक्वेशन ले लेते हैं हम F डैश D डैश एंड cos थीटा डैश। देखिए F डैश यानी क्या, F डैश यानी ये बंदा जो ऐसे फोर्स लगा रहा है वो, इसको मैं कह रहा हूं F डैश, ठीक है, ये F डैश। और D डैश यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऐसे D डैश जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां पे लिख देता हूं, ये है डिस्प्लेसमेंट D डैश, ठीक है। अब समझिए ये F डैश कितना होगा, ये जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो कितना होगा। सीधी सी बात है, यहां पे ये जो मास है 15 kg का, इसे नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा Fg। तो आपको इस मास को ऊपर लेने के लिए ये जो F डैश जितना फोर्स आप बता रहे हो, वो F डैश दरअसल ग्रेविटेशनल फोर्स Fg जितना ही लगाना पड़ेगा। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाई F डैश जो है वो Fg जितना होगा और फिर ये D डैश और cos थीटा डैश। अब समझिए थीटा डैश यहां पे 0 आ रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि फोर्स F डैश और ये D डैश दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो cos 0 आएगा। यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं दैट F डैश इज नथिंग बट Fg, ठीक है। अब देखिए Fg कितना हो जाएगा, mg जितना, और ये D डैश और cos 0 यानी 1। अब वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। मास आपको दिया है 15 kg, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं और D डैश डिस्प्लेसमेंट जो बंदे का है वो 2 मीटर दिया है आपको, तो ये हो जाता है टोटल 300 जूल। यानी कि ये जो दूसरा केस है इसमें जो वर्क हो रहा है W2 वो है 300 जूल। तो सीधी सी बात दिख रही है हमें। सो W2 वर्क इज ग्रेटर देन W1, यानी कि दूसरे केस में दरअसल ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 6.6, अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखिए यहां पे आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरह से अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, इस तरह से ऑब्लिक करके अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं। आपको उसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव टिक करना है, ठीक है। व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन ए बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन अनअल्टर्ड। समझिए यहां पे आपको कहा है कि पॉजिटिव वर्क किया जा रहा है और वो भी कंजर्वेटिव फोर्स से, राइट। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स से पॉजिटिव वर्क करोगे
तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। यहां पे तो वैसे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी। मैं यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉलिंग करवाइए, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉलिंग कराइए, राइट। क्या होगा समझिए, ये मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस में होगी, राइट। यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है, यानी कि ये जो वर्क होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से वो पॉजिटिव वर्क होगा। अब समझिए, जब ये नीचे आ रहा है तो वर्क पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो V इजकल टू एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन V इजकल टू एम जी एच के अनुसार आप देखिए कि H इसकी कम होती जा रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। तो इन शॉर्ट ये कंजर्वेटिव पॉजिटिव वर्क है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। हाँ, उसी वक्त अगर काइनेटिक एनर्जी का पूछा जाए तो काइनेटिक एनर्जी नीचे आते आते बढ़ जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन बी, वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन ए लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, फ्रिक्शन से तो सीधी सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी कम होती है भाई, है ना। अगर आप टेबल के ऊपर एक बुक को सिर्फ ऐसे धक्का मार दीजिए, क्या होगा, जैसे जैसे बुक आगे जाएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। इन शॉर्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां पे ऑप्शन आएगा दैट लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं सी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ ए मैनी पार्टिकल सिस्टम is proportional to the external force oblique sum of internal forces on the system। देखिए, पहले ये दो ऑप्शन अलग अलग समझ लीजिए, मैं यहां पे इसे ब्रैकेट कर देता हूं। द एक्सटर्नल फोर्स ऑब्लिक सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस, यहां तक ऑप्शन है। या तो आपको एक्सटर्नल फोर्स सिलेक्ट करना है या तो सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस सिलेक्ट करना है। चलिए पहले तो क्वेश्चन समझा दूं मैं आपको कि बहुत सारे पार्टिकल की एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है या फिर टोटल इंटरनल फोर्सेस के प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दरअसल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है ना। और आपको पता है एज पर न्यूटन सेकंड लॉ दैट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स। ये फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा कितना होता है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स जितना, राइट। इसमें इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं होता। आप समझिए, पूरे पार्टिकल के सिस्टम को मोमेंटम देने में या उसका मोमेंटम चेंज करने में सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, उसका इंटरनल फोर्स उसमें कुछ नहीं कर सकता है। इंटरनल फोर्स जो भी करेगा वो अंदर के पार्टिकल को करेगा, सिस्टम को कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पे ऑप्शन आएगा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब देखते हैं डी, इन एन inelastic collision of two bodies, the quantities which do not change after the collision are the total kinetic energy, total linear momentum, total energy of the system of two bodies। क्वेश्चन समझिए, इनइलास्टिक कॉलिजन में दो बॉडीज का इनइलास्टिक कॉलिजन है, तो इसमें कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो कि बदलती नहीं है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम या फिर टोटल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। देखिए, एक बात आपको पता है कि चाहे इलास्टिक कॉलिजन हो या इनइलास्टिक कॉलिजन हो, टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कभी बदलता नहीं, वो कांस्टेंट ही रहता है एज पर द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। तो यहां पे ये लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही। अब अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो ये इनइलास्टिक कॉलिजन है। इनइलास्टिक कॉलिजन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको नहीं दिखता। अगर इलास्टिक कॉलिजन होता तो हम कह सकते थे कि भाई काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन होता है।
तो यहां तो इसका कंजर्वेशन नहीं होगा। अब रही बात टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की। देखिए, वैसे तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन्स कांस्टेंट, बट कंडीशन टू द सिस्टम मस्ट बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर सिस्टम पूरी जो है, इन दो बॉडीज की जो पूरी सिस्टम है, उसे अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसा कह दो, तो आप कह सकते हो कि भाई टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन ऐसा यहां पे मेंशन नहीं किया है, तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो है टोटल लीनियर मोमेंटम। दिस विल रिमेन अनचेंज, दिस विल नॉट चेंज। अब देखते हैं क्वेश्चन 6.7। स्टेट इफ each of the following statements is true or false. Give reason for your answer. चलिए, ट्रू और फॉल्स हमें फाइंड करना है। ए, इन एन इलास्टिक कॉलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। यानी कि इलास्टिक कॉलिजन में हर एक बॉडी की मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहती है। देखिए, पहली नजर में तो ऐसा ही लगेगा कि हाँ भाई ये इलास्टिक कॉलिजन है तो मोमेंटम तो वैसे भी कंजर्व रहता ही है और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। बट यहाँ पे एक कैच है, आप इस कैच को समझिए। यहाँ पे लिखा है ईच बॉडी। देखिए, मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन पूरे सिस्टम का, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है इलास्टिक कॉलिजन में लेकिन पूरे सिस्टम की। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हर एक पार्टिकल, हर एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और हर एक बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहता है, नहीं रहता है ऐसा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप दो बिलियर्ड बॉल ले लीजिए, एक बिलियर्ड बॉल मोशन में है और दूसरा बिलियर्ड बॉल आगे स्टेडी पड़ा है, ठीक है। तो जो पहला बिलियर्ड बॉल है वो मोशन में है और वो वेलोसिटी के साथ दूसरे के साथ टकराता है और ये इलास्टिक कॉलिजन होता है। तो आप जानते हो कि कॉलिजन के बाद क्या होगा, दोनों का मास सेम है, ओके। तो कॉलिजन के बाद क्या होगा, जो पहला बिलियर्ड बॉल है वो टकराने के बाद स्टेडी हो जाएगा और जो दूसरा बिलियर्ड बॉल है जो कि पहले स्टेडी था वो दरअसल मोशन में आ जाएगा और उसकी वेलोसिटी जो है वो पहले बिलियर्ड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जितनी होगी। ये सब कुछ आपको पता है। अब आप इसमें समझिए, कॉलिजन से पहले बिलियर्ड बॉल की वेलोसिटी थी यानी कि उसके पास मोमेंटम था, लेकिन कॉलिजन के बाद वो स्टेडी हो गया यानी कि उसका मोमेंटम जीरो हो गया, राइट। और दूसरे बिलियर्ड बॉल में क्या हुआ, उसके पास पहले मोमेंटम नहीं था लेकिन बाद में कॉलिजन के बाद उसके पास मोमेंटम आ गया। तो यहां पे हर एक बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, देखा आपने। इवन काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहती। समझ में आ रही है बात। यहां पे ईच बॉडी के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा। पूरे सिस्टम के लिए आप कह सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी है। सो हियर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज फॉल्स। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, बी, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। यानी कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, चाहे आप इंटरनल कितना भी फोर्स लगाओ या फिर एक्सटर्नल कितना भी फोर्स आप बॉडी के ऊपर लगाओ। आई बात समझ में। बट सीधी सी बात है कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो भाई एक्सटर्नल फोर्स से तो वर्क होता है बॉडी के ऊपर, और अगर वर्क होता है तो बॉडी की टोटल एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। यानी कि यहां पे टोटल एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स से अनइफेक्टेड नहीं रह सकती। हाँ, इंटरनल फोर्स चाहे कितना भी लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सी देखते हैं, वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। यानी कि क्लोज लूप में किसी बॉडी पे नेचर के किसी भी फोर्स से वर्क किया जाए तो वो वर्क हमेशा जीरो रहता है। भाई कहां से रहता है, सीधी सी बात है कि अगर मैं बोर्ड के ऊपर एक चौक लेके ऐसे एक क्लोज लूप बनाऊं इस तरह से, तो मुझे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ये जीरो कहां हो रहा है ना, क्योंकि भाई फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ऐसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में
आप लूप वगैरह कुछ भी बनाओ तो आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क जीरो नहीं हो सकता। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में अगर आप कोई लूप बना रहे हो तो ऐसे में वर्क जीरो हो सकता है, लेकिन यहां तो पूछा है कि फॉर एवरी फोर्स इन नेचर, तो नहीं भाई, ऐसे में तो हम इसे सही नहीं कहेंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं डी, इन एन इलास्टिक कॉलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए, इन इलास्टिक कॉलिजन में हमेशा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम होगी। अच्छा, इससे उल्टा तो हो ही नहीं सकता वैसे भी कि भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम हो और कॉलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही वायलेट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि हमेशा इन इलास्टिक कॉलिजन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन 6.8, आंसर केयरफुली विथ रीजंस। ए, इन एन इलास्टिक कॉलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स is the kinetic energy conserved during short time of collision of the balls, that is when they are in contact। यानी कि इलास्टिक कॉलिजन में, दो बॉल के इलास्टिक कॉलिजन में जब उनका कांटेक्ट होता है, मीन्स वो जो शॉर्ट टाइम के जब उनका कांटेक्ट होता है तब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है कि नहीं। आंसर है नहीं। मैं पहले लिख देता हूं यहां पे, आंसर इज नो। इसका रीजन है कि जब दो बिलियर्ड बॉल में इलास्टिक कॉलिजन होता है तब ये बिलियर्ड बॉल्स थोड़ा सा ही सही लेकिन दबते हैं, कंप्रेस होते हैं, और उस वक्त जो बिलियर्ड बॉल की काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। अब यहां से वापस उल्टी प्रोसेस शुरू होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर दोनों ही बिलियर्ड बॉल मोशन में आते हैं। तो ये जो एक छोटा सा टाइम इंटरवल होता है, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल होता है, इस दौरान काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी जीरो हो जाती है और फिर वापस पोटेंशियल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाती है। तो इस टाइम इंटरवल के दौरान जब ये कांटेक्ट होता है उस दौरान काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ये इलास्टिक कॉलिजन है, फिर भी उस कांटेक्ट के टाइम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। अब देखते हैं बी, इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ एन इलास्टिक कॉलिजन ऑफ टू बॉल्स। जी हाँ, लीनियर मोमेंटम जो है वो तो हर एक हाल में कंजर्व रहता है, हर एक सिचुएशन में कंजर्व रहता है, हर एक टाइम पे कंजर्व रहता है। तो यहां पे हम लिखेंगे यस, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब देखते हैं सी, व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी फॉर एन इनइलास्टिक कॉलिजन। अगर इनइलास्टिक कॉलिजन हो तो आपका आंसर ए के लिए और बी के लिए क्या होगा। देखिए, अगर ये इनइलास्टिक कॉलिजन होता तो आप जानते हो कि इनइलास्टिक कॉलिजन में वैसे भी काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होती ही नहीं है, इसलिए ये आंसर तो नो ही रहता, राइट। और दूसरी बात कि अगर इनइलास्टिक कॉलिजन है तो भी लीनियर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता ही है, तो इसका आंसर तो यस ही रहता। यानी कि दोनों ही आंसर नो और यस ही रहते, कोई चेंज नहीं आता। यहां पे ए के लिए नो और बी के लिए यस ही रहता। अब देखते हैं डी, if the potential energy of two billiard balls depends only on the separation distance between their centers, is the collision elastic or inelastic? Note that we are talking here of the potential energy corresponding to the force during collision, not gravitational potential energy। देखिए, यहां पे कहा है कि अगर दो बिलियर्ड बॉल के कॉलिजन के दौरान उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उनके बीच के सेपरेशन डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा हो,
तो ये कॉलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। और यहां पे कहा है कि हम यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉलिजन के दौरान जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए यहां पे आंसर बिल्कुल सीधा है। अगर इनइलास्टिक कॉलिजन है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है, इसलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात ही नहीं आएगी, राइट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप दो ढीले क्ले बॉल लेके, क्ले बॉल ऐसे जो कि बिल्कुल ढीले हो, उन्हें टकरा दो, तो ये जो कॉलिजन होगा वो पूरा इनइलास्टिक कॉलिजन होगा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात ही नहीं आती। लेकिन अगर आप दो रबर बॉल लेके टकरा दो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इनफैक्ट आपने जिस काइनेटिक एनर्जी से दोनों रबर बॉल को टकराया है वो काइनेटिक एनर्जी रबर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पहले स्टोर होगी और फिर वापस वही पोटेंशियल एनर्जी उन्हें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी, यानी कि हमें बॉल बाउंस होते दिखेंगे। तो इस रबर बॉल वाले केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेपरेशन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, राइट। तो वो कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन हुआ। तो इस तरह से अगर पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, सेपरेशन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ऐसे में वो कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन है। अदरवाइज ऑब्वियस सी बात है कि इन इलास्टिक कॉलिजन होगा। तो यहां पे ये डी आंसर आएगा कि ये कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन है, ये है इलास्टिक कॉलिजन। अब देखते हैं क्वेश्चन 6.9। अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, it undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. The power delivered to it at time t is proportional to what? Whether it is proportional to t raised to 1 by 2, or it is proportional to t only, or it is proportional to t raised to 3 by 2, or it is proportional to t square, that we have to find out. देखिए आपको ये कहा है कि एक बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 जो है वो 0 है, और दूसरा कि ये वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, और साथ ही कहा है कि एक्सेलेरेशन a जो है वो कांस्टेंट है, इसमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो पावर डिलीवर करेगा वो टाइम के साथ किस रिलेशन में होगा, t के साथ किस तरह से प्रोपोर्शनल में होगा, ये हमें फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले पावर का इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए पावर P इजकल टू आपको पता है एफ वी एक इक्वेशन है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। बट फोर्स यानी कि आप लिख सकते हो ma, यस, और ये वेलोसिटी है ना, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं v0 प्लस at, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है, तो इसमें आप v इजकल टू v0 प्लस at इक्वेशन ले सकते हो। बट यहां पे v0 जो है वो 0 हो जाएगा, आपको कहा ही है कि ये v0 0 है, प्लस at, इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं पावर p इजकल टू m a स्क्वायर t, है ना, पावर p इजकल टू m a स्क्वायर t। तो क्लियरली दिख रहा है कि पावर p इज प्रोपोर्शनल टू ओनली t। ये हो गया हमारा आंसर कि भाई पावर p टाइम के साथ सीधा ही प्रोपोर्शनल में है, तो हमारा ऑप्शन ये हो गया सेकंड ऑप्शन, दैट इज t, पावर p इज प्रोपोर्शनल टू टाइम t। ऑलराइट, तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और साथ ही बता दूं कि आज के इन सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, so herewith Anshun Baldania signing off. Take care.